पढ़ने के लिए, तो मैं ये तो पढ़ने तो नहीं देंगे कम अज़ कम। अच्छा जी, अब ये सुबह लेक्चर 40 था हमारा, 41 था, अब लेक्चर नंबर 42 है। अच्छा, मैं उस वक्त वो इक्वेशन के ऊपर पहुंच गया था, तो वो फिर हमें वहाँ पर रोकनी पड़ी। इस इक्वेशन के ऊपर था, मैंने ये वाली लिखी थी कि 1/2 mc(v²c) इज इक्वल टू mx mc 1/2 mx v²x। ठीक है, ये मैंने लिखा था, और मैंने कहा था कि जो इक्वेशन थी हमारे पास -q वाली, उसके अंदर ये वाली जो है इसकी जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 mx v²x माइनस mx ओवर mc 1/2 mx v²x। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी जगह पे। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ से -q 1/2 mx v²x को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस mx ओवर mc। जो पहली इक्वेशन थी जो -q की लिखी थी इसको आप 1 कह लें, और इस इक्वेशन को आप 2 कह लें बेशक। ठीक है, तो अब जो मास है कंपाउंड न्यूक्लियस का वो किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द मासेस ऑफ द बम्बार्डिंग पार्टिकल एंड टारगेट न्यूक्लियस, उसी से बना है ना। तो वो मास mc जो है दैट इज इक्वल टू mx प्लस mx, इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं कि -q इज इक्वल टू 1/2 mx v²x 1 माइनस mx डिवाइडेड बाई mx प्लस mx। अच्छा, ये एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, बड़े x और छोटे x के अंदर। ठीक है, बड़ा x जो है वो किसका है, टारगेट न्यूक्लियस का, छोटा x बम्बार्डिंग पार्टिकल का, बड़ा y जो एलिमेंट बना है उस कंपाउंड न्यूक्लियस से उसका है, और छोटा y जो पार्टिकल निकला है उसका है। ये ध्यान रखना, इसको मिक्स नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई। इसको अब अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 1/2 mx v²x, यहाँ से मैं इसको कॉमन LCM ले लूँ तो mx प्लस mx, यहाँ पर आ जाएगा mx प्लस mx माइनस mx। ठीक है, तो ये mx इस mx से कट गया, तो -q 1/2 mx v²x इंटू mx डिवाइडेड बाई mx प्लस mx, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ गई। ठीक है जी, अब आप देखें कि जब थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है किसके बराबर है, ये इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बम्बार्डिंग पार्टिकल। जाहिर बात है उसी ने एनर्जी दी है उसको,
तो उसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस एक्साइट हुआ है, ठीक है। तो वही थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उससे पिछली लिमिट के ऊपर तो वो न्यूक्लियस जो है वो एक्साइट नहीं होना था, ठीक है। तो जो हमारे पास नाउ द थ्रेशोल्ड अब जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द bombarding particle is given by ये हमारे पास बराबर है E थर्मल इज इक्वल टू 1/2 mx v square x TH फॉर थ्रेशोल्ड। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसके अंदर, इसको हम कह सकते हैं कि -q इज इक्वल टू E थ्रेशोल्ड mx डिवाइडेड बाय mx प्लस mx। ठीक है यहां तक। अब आप क्या करें कि यहां से ई थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -q, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाए, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये mx प्लस mx ओवर mx, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फर्दर अगर करें तो ई थ्रेशोल्ड हमारे पास -q mx ओवर mx प्लस mx ओवर mx, mx से काट गया तो ई थ्रेशोल्ड -q 1 प्लस mx ओवर mx। इसके बराबर आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल आई किसकी, ई थ्रेशोल्ड की। तो अगर बम्बार्डिंग पार्टिकल जो है वो फोटान है, यानी कि फोटान को आपने हिट किया, इफ द bombarding particle is photon, अगर bombarding particle जो है वो फोटान है तो फिर mx जो है अच्छा, अगर बम्बार्डिंग पार्टिकल जो है वो फोटान है तो उसका रेस्ट मास 0 होगा। आपको पता है अगर फोटान जो होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है, तो mx जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर mx जो है वो 0 के बराबर है तो आप ये वैल्यू यहाँ पर रखें, तो E थ्रेशोल्ड दैट इज इक्वल टू -q 1 प्लस 0 ओवर mx, तो E थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू -q। ठीक है, इसके बराबर जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल आएगी। अब व्हाट डज इट मीन, ठीक है, E थ्रेशोल्ड -q के बराबर है, यानी कि वो फिर सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, फिर इसका ये मतलब निकल रहा है। ठीक है, यानी कि आपने जितनी एनर्जी दी वो सारी अब्जॉर्ब होगी, आगे से रिएक्शन कोई नहीं हुआ।
यानी कि कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं, अगर रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए फिर एनर्जी को लिबरेट भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो एनर्जी नहीं लिबरेट हो रही है, इसके मुताबिक तो ई थ्रेशोल्ड माइनस क्यू के ही बराबर है। ठीक है, तो वो ना कोई कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा ना कोई रिएक्शन होगा इफ अगर फोटॉन है। लेकिन इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए आप करेंगे तो उनका mx जीरो नहीं होता, सिर्फ रेस्ट मास जो जीरो होता है वो फोटॉन का होता है। फोटॉन का मास उस वक्त आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। फोटॉन का मास आप सिर्फ उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो मूव कर रहा हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी जो है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ई थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है निकल आई। तो ये बड़ा, ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया है ना सारा, क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें से जो है वो दो किस्म के सवाल बन सकते हैं। एक तो वो ये कह सकता है कि क्यू वैल्यू को डिफाइन करें और उससे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वैल्यू रिएक्शंस को डिफाइन करें, और क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करें। वो हमने क्यू वैल्यू कैलकुलेट की है। और दूसरा इसमें से वो ये कह सकता है कि क्यू वैल्यू की मदद से थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें। तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे से पूरा, अगर आपको याद है ज़बानी वो एक्सप्रेशन थ्रेशोल्ड वाला सॉरी क्यू वैल्यू वाला, तो उसी को एक्सप्रेशन को लिखें और उसके आगे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेशन उसको कर दें। तो ये दो किस्म के क्वेश्चन इसके अंदर मान सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसी के ऊपर ही बेस कर रहा होता है कि कब न्यूक्लियर रिएक्शन अकर करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आगे ज़रा आगे न्यूक्लियर फिशन के ऊपर। ये बस आखिरी 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। फिशन रह गया, फ्यूजन रह गया, उसके बाद रह गया रेडियो आइसोटोप्स और कार्बन डेटिंग, और इसी के अंदर फिशन के अंदर ही जो है वो इसकी एप्लीकेशन में न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाएगा। बात ये 3-4 चीज़ें रहेंगी, और ये सारी क्या है ज़्यादा थ्योरेटिकल है। ठीक है, इनके अंदर मैथमेटिक्स जो है वो कम है, ज़्यादा थ्योरी है। तो अब हमने नेक्स्ट देखना है न्यूक्लियर फिशन। जो फिशन और फ्यूजन का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है पहले भी। तो फिशन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है वो एटम बम है और न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसी के अंदर ही एटम बम बनता है। तो अब एक्चुअली फिशन क्या है कि फिशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप न्यूक्लियस को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, और उसको तोड़ने की वजह से जब आप उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेकअप करते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ख़तरनाक हद तक वो डेंजरस हो सकती है। इसीलिए इसके अंदर जो फिशन रिएक्शन होता है, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, उस चेन रिएक्शन, चेन का मतलब होता है कि जो चीज़ होती चली जाए, मुसलसल चेन होती है ना, ऐसे जुड़ती 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 चेन बनी होती है। ठीक है, वो चीज़ जो मुसलसल होती चली जाए उसको कहते हैं चेन। यानी कि एक दफ़ा इनिशिएट किया तो चलता रहा अपने आप, उसको चेन है। अब चेन रिएक्शन के अंदर आगे से 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। वो 2 रिएक्शंस कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और एक को कहते हैं अनकंट्रोल्ड। अब जो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है उसके अंदर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पीसफुल पर्पस के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं।
लेकिन जो आपका रिएक्शन है दूसरा अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज, अनकंट्रोल्ड के अंदर कंट्रोल्ड के मुकाबले में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो जो अनकंट्रोल्ड होता है फिशन रिएक्शन एक्चुअली वो इस्तेमाल होता है एटॉमिक बम को बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसके अंदर चलता है चेन रिएक्शन। एक दफा जहां पर एटम बम का धमाका हो जाए उसके बाद वो रुकता नहीं है, वो चेन बनती चली जाती है और उसके रास्ते में जो जो चीज आती है वो कोई चीज नहीं बचती, हर चीज जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, जल कर राख हो जाती है, इतनी ज्यादा हीट, और वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कितनी एनर्जी जो है उसके अंदर रिलीज होती है। ठीक है, तो ये मेन दो के किस्म के रिएक्शंस जो है इसके अंदर होते हैं। तो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो यहाँ पर उसको स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम इसको डिफाइन जो वो कैसे कहते हैं कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द न्यूक्लियस of heavy atom into two nuclei of nearly a same size with release of large amount of energy is known as nuclear फिशन रिएक्शन। इस किस्म का जो रिएक्शन है उसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि अब क्या है कि इसमें लफ्ज यूज हुआ है हैवी एटम का। ठीक है, हैवी एटम अब कौन सा होगा, इसका मास नंबर ज्यादा होगा, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब जैसे यूरेनियम है, बट यूरेनियम क्या है, वो एक हैवी एटम। तो यूरेनियम का अगर एटम जो है वो ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, ब्रेकअप का मतलब है टूट जाना, तो वो दो न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होगा, कोई दो एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि नियरली सेम साइज के होंगे, जिनका साइज तकरीबन एक जैसा होगा। और जब ये ब्रेकअप होगा और दो न्यूक्लियाई बनेंगे तो उसके नतीजे में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब जो सन है, सन आपका सन बहुत बड़ा सोर्स है हीट एनर्जी का। अब सन के अंदर क्या हो रहा है, एक तो न्यूक्लियर फिशन भी हो रहा है और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो रहा है। हमने दोनों पढ़ने हैं, फिशन और फ्यूजन दोनों जो हमने वो स्टडी करने हैं। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, उसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो मास होता है न्यूक्लियस का वो हमेशा स्मॉलर होता है सम ऑफ देयर मासेस ऑफ देयर पार्टिकल्स। ऐसे ही है। और ये मैंने आपको क्या वजह बताई थी इसकी, मास डिफेक्ट। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मास डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट में E = mc स्क्वायर, यानी कि वो जो डिफेक्ट और आता है वो जितना मास कन्वर्ट होता है, वो जितना मास बनता है वो मास एनर्जी की सूरत में रिलीज हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास से कम होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस होता है मासेस का,
न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम मास डिफेक्ट करते हैं। और मास डिफेक्ट जो है उसके लिए जो आप रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है, द रिलेशन यूज्ड फॉर मास डिफेक्ट इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये वाला रिलेशन जो है ये आप यूज करते हैं। इसमें E जो है, व्हाट इज E? E इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। E क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। E जो है वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। डेल्टा M जो है वो न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट है। डेल्टा M क्या है? मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। और C स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट है कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, फॉर्मेशन के दौरान, तो इसको सप्लाई किया जाता है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए उसके न्यूक्लियॉन्स के अंदर। अब वो न्यूक्लियॉन्स के कौन से होंगे? जो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। यानी कि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रही है? वो उसको ब्रेक कर रही है न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स में उनको ब्रेकअप कर रही है। तो अगर हम ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का आपने ग्राफ पीछे प्लॉट किया था, ठीक है, तो आप अगर उसको रिकॉल करें तो उसके अंदर, वो मैं फिर बना देता हूं ग्राफ यहां पर, उसके अंदर आपने ये देखा था कि कुछ एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं और कुछ एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। वो जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है, इस तरह हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इस तरफ मास नंबर ए। तो ये ग्राफ जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो आता है, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो इनिशियली इंक्रीज करती है, यानी कि शुरू में इंक्रीज हुई, जो जो मास नंबर बढ़ा, ऐसे ही है, जो जो मास नंबर बढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जो मास नंबर 50 है, मैं इसके मिड के ऊपर कहीं पर जाके यहाँ पर मास नंबर 50, यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ आके सैचुरेट हो रहा है, सीधा हो रहा है, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि मिड के ऊपर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब आयरन के लिए जिसका मास नंबर 50 है, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो क्या है? वो मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मास नंबर 50 है न्यूक्लियस का, ये क्या है? ये हाईली स्टेबल है, लेकिन इससे आगे मजीद मास नंबर इंक्रीज करता है और बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फॉर A50 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is maximum and it is a stable न्यूक्लियस। और ये एक स्टेबल
न्यूक्लियस है, लेकिन ऑनवर्ड्स, बट ऑनवर्ड्स with the increase of mass number binding energy per nucleon decreases and the nucleus become अनस्टेबल, और न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। जारी बात, अब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी तो अब जितना मास नंबर बढ़ेगा उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो उसको ब्रेक करना आसान होगा। आपको पता है कि यूरेनियम जो है वो तो खुद बहुत ही नेचुरल रेडियो एक्टिव है, खुद बहुत ही जो है वो डिके का आ जाता है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस। ठीक है, तो एज द न्यूक्लियस starts to become unstable, वह जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना शुरू होता है, ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी released in the fission process। तो इसके अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है किसमें, फिशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यानी कि फिशन प्रोसेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने का मतलब ही क्या है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है। यानी कि जितना आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इनिशिएट करना फिशन को आसान है, यानी कि उसको तोड़ना आसान है। आपको उसके लिए कम, जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसको तोड़ना तो मुश्किल है भाई, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो उन न्यूक्लियाइड्स के अंदर ही करते हैं कि जो अनस्टेबल होते हैं, और इस ग्राफ से आपको पता चलता है कि वो कहाँ किस जगह पर आकर अनस्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मोस्ट न्यूक्लियाई होते हैं हैवी एलिमेंट्स के, उनके अंदर फिशन जो है वो इजीली प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जब आप किसी न्यूक्लियाई को एक्साइट करते हैं बाय बम्बार्डिंग सम पार्टिकल ऑन इट विद हाई एनर्जी, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, हाई एनर्जी के पार्टिकल, वैसे तो कोई भी अगर कोई न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस है यानी कि हैवी एटम है तो उसके अंदर फिशन प्रोड्यूस करना, यानी कि वो डिके तो करता है, एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है, नेचुरल रेडियो एक्टिव तो होता है। नेचुरल रेडियो एक्टिव का ये मतलब ये नहीं होता कि वो दो न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक हो जाएगा। नेचुरल रेडियो एक्टिव का मतलब ये है कि उसके अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेज निकलेंगे। फॉलो कर रहे हैं बात को? उसका ये मतलब है कि उसमें से अल्फा बीटा और गामा रेज निकलेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो टूट भी जाएगा। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको हाई एनर्जी के पार्टिकल्स यूज करने पड़ते हैं। यानी कि हाई एनर्जी का पार्टिकल यूज करने का मतलब यह है कि जहां पर रिएक्टर के अंदर आपने ये प्रोसेस इनिशिएट करना है, हाई एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? एक तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, दूसरा उसका मास। तो आमतौर पर न्यूट्रॉन्स जो हैं, न्यूट्रॉन्स का मास भी ज्यादा होता है, और अगर उनको ज्यादा एक्सेलरेट किया जाए, ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करवाया जाए, तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स बन जाते हैं।
ठीक है, तो इन द मोस्ट ऑफ हैवी एलिमेंट्स, बहुत सारे जो हैवी एलिमेंट्स हैं, फिशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ईजीली। हम इजीली फिशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट वेयर द न्यूक्लियाई आर एक्साइटेड by hitting high energy particle, fission can be initiated। इस सूरत में फिशन जो है वो इनिशिएट हो जाता है। यानी कि वैसे जो आपको पता है इस बात का कि जो हैवी न्यूक्लियस है जैसे यूरेनियम है, नेचुरली रेडियो एक्टिव है, वो पड़ा होगा किसी जगह पर, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड से डी एक्साइट होगा तो उसके अंदर से अल्फा बीटा और गैमा रेज निकलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते। मतलब ये कहेंगे कि नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो वो पड़ा होगा तो खुद ब खुद ही टूट फूट जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको उसके ऊपर हिट करना पड़ेगा, यानी कि उस यूरेनियम को टारगेट न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। उस टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर आप हिट करेंगे हाई एनर्जी के पार्टिकल को। हाई एनर्जी का पार्टिकल मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो जाएगा हिट करेगा, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा और फिर वो कंपाउंड न्यूक्लियस एक्साइट होकर जब डी एक्साइट होगा तो उसके नतीजे में दो न्यूक्लियाई बन जाएगी, यानी कि वो न्यूक्लियस यूरेनियम 2 के अंदर टूट जाएगा, या कोई भी हैवी एलिमेंट। मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ ना, कोई भी हैवी एलिमेंट जिसके अंदर आप ये रिएक्शन जो है वो करवा सकें। ठीक है, तो हैन और स्ट्रासमैन ये इन्होंने डिस्कवरी की थी 1939 में कि इन्होंने फिशन प्रोड्यूस किया यूरेनियम 23592 के ऊपर इन्होंने बम्बार्ड किए स्लो न्यूट्रॉन्स विथ स्लो न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स का मतलब यह है कि जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं है, वो ताकि यानी कि जो फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस हो वो फिशन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो। इसका मतलब यह है कि फिशन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो। ठीक है, यानी कि हैन एंड स्ट्रासमैन इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1939 में। किसके साथ? यूरेनियम 23592 is hitted by slow neutrons। इन्होंने स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं उनसे न्यूक्लियस को हिट किया। अब न्यूट्रॉन्स जो हैं ये आइडियल न्यूक्लियर बुलेट्स हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, अदर हैवी पार्टिकल्स हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, तो ज़ाहिर बात है कि जब कोई चार्ज किसी न्यूक्लियस की विसिनिटी के अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस के भी चार्जेस हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन का, तो वो रिपल्शन होगी, वो ज़्यादा पेनिट्रेट
नहीं कर पाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन जो है, एक तो इसका मास भी ज्यादा है, दूसरा ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने की वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा सूटेबल है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लिए। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आइडियल न्यूक्लियर बुलेट्स हैं। ठीक है, लेकिन बुलेट का मतलब है, बुलेट क्या होती है, हिट करती है ना जाके टारगेट को, तो ये आइडियल न्यूक्लियर बुलेट्स हैं क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं होता और ये रिपेल नहीं होते टारगेट न्यूक्लियस से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि the neutrons are ideal nuclear bullets। ये क्या है, ये आइडियल न्यूक्लियर बुलेट्स हैं। अनलाइक हैवी पार्टिकल्स they have no charge, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, सो दे आर नॉट रिपेल्ड, तो इसलिए ये रिपेल नहीं होते बाय द टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस है। यार ये मक्खी जो है ना इधर, ये बड़ी पक्की है, जाती नहीं है। अच्छा, तो बट ये अब इसको यहाँ पर अभी ख़त्म करते हैं इसको, आगे अभी तो ये काफ़ी चलना है इसमें। ठीक है, अभी पूरा हमें प्रोसेस पढ़ना है कि कैसे न्यूट्रॉन जो है वो टकराता है, क्या करता है जाके अंदर।